किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के असाइनमेंट 6 के कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अध्ययन के बारे में। तो बच्चों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर बच्चों आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों देख लेते क्या दिया हुआ निर्देश दिया हुआ, दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। तो देख लेते पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ विपणन मिश्रण के 4 तत्वों को समझाइए। उत्तर दिया। पहला नंबर पॉइंट दिया हुआ वस्तु का नियोजन एवं विकास। एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में ग्राहक अच्छी डिजाइन, फैशन तथा उत्तम क्वालिटी की वस्तु चाहता है। यह तभी संभव जब उपक्रम में वस्तु के आकर्षक पैकिंग, प्रयोग, गारंटी व सेवा आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। दूसरा नंबर दिया हुआ है कीमत निर्धारण। किसी भी वस्तु में के विपणन में उसका मूल्य अत्यधिक प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने पर वह वस्तु बाजार से हट जाएगी तथा कम होने पर उपक्रम को लाभ नहीं होगा। इसी के साथ व्यापार में तेजी, मंदी, मूल्यों में उतार चढ़ाव, ये ऐसे तत्व हैं जिनका विपणन का पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन के अंतर्गत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरा है वितरण माध्यम। वितरण माध्यम के अंतर्गत यह देखा जाता है कि इसका विक्रय किस माध्यम से होगा, किस स्थान पर होगा। विक्रय सीधे होगी या मध्य स्थितों द्वारा, विक्रय स्थानीय होगा या बाहर भी माल भेजा जाएगा। यदि घटक विपणन मिश्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा पॉइंट यह विक्रय संवर्धन। आज की विपणन व्यवस्था में अच्छा से अच्छा सामान तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक उसका उचित विज्ञापन ना हो। विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन की अनेक विधि है। अतः एक अच्छा विपणनकर्ता अपनी वस्तु का विक्रय अधिक विक्रय करने के लिए विपणन कार्यक्रम बनाता है, क्योंकि संवर्धन के बिना व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता। दूसरा दिया उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्व को समझाइए। उपभोक्ता के दायित्व निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है उचित वस्तु मूल्य पर बेचना। एक व्यवसायी का प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ता से वस्तु के बदले उचित मूल्य ही प्राप्त करे, क्योंकि उपभोक्ता से कपट, धोखा व बेईमानी केवल एक ही बार की जा सकती है। दूसरी बार तो वह आपकी दुकान पर आएगा ही नहीं। स्वाभाविक है कि ऐसा करने से व्यवसाय का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अतः उपभोक्ता से सदैव उचित मूल्य ही लेना चाहिए। दूसरा है श्रेष्ठ वस्तुओं का ही विक्रय। अच्छी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता व फिर समाज का स्तर उठता है। अच्छी वस्तु के उपभोग से अच्छी भावनाएं विकसित होती हैं। अतः विक्रेताओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे सदैव श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं का ही विक्रय करें। इससे व्यवसाय की ख्याति भी बढ़ती है। तीसरा, उपभोक्ता शिकायतों को दूर करना। उपभोक्ता की शिकायत को स्वयं मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसायी का उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ता संतुष्टि को ध्यान में रखे और शिकायत को तत्काल दूर करे। चौथा है प्रमाणिक तत्वों का विक्रय। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी वस्तुओं के स्तर को मापने वाली कुछ संस्थाएं होती हैं। भारत में भारतीय मानक संस्थान तथा अमेरिका में अमेरिकी मानकों का राष्ट्रीय ब्यूरो एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO 1400 आदि। अतः विक्रेता का यह दायित्व है कि वे इन संस्थाओं द्वारा प्रमाणित वस्तुओं का ही विक्रय करें। इनमें उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देख लेते क्या दिया हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध एक कारगर प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल 9 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के पटल पर रखा गया, जो पारित हो गया। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 में से लागू हो गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। पहला है क्षेत्र का फैलाव। यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी सभी क्षेत्र में लागू होता है। दूसरा है मदों का फैलाव। यह अधिनियम सभी समुचित प्रतिबंधित व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है, जब तक कि वस्तु अथवा सेवा को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम से मुक्त न कर दिया जाए। तीसरा है प्रभावी संरक्षण। यह उपभोक्ता की त्रुटिपूर्ण पदार्थों, असंतोषजनक सेवाओं तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं पर रोक लगाने का प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के लिए जोखिम उत्पन्न करती हों। चौथा है प्रावधानों की क्षतिपूर्वक प्रकृति। उपभोक्ताओं
की मदद के लिए अधिकतम पास किए गए हैं उनका लाभ तो उपभोक्ता उठाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यदि उपभोक्ता चाहे तो उन्हें अतिरिक्त मदद प्रदान कर सकता है। अतः इस अधिनियम के प्रावधान की प्रगति क्षतिपूर्वक अथवा अतिरिक्त मदद प्रदान करने की है। उपभोक्ता को किसी भी अधिनियम का लाभ उठाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। 5वां है 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र। उपभोक्ताओं को उनके शरीर का लाभ प्रदान करने के लिए उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किए गए। यह अधिनियम 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रस्तुत करता है। पहला है जिला स्तर पर जिला फोरम, दूसरा है राज्य स्तर पर राज्य आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। 6वां पॉइंट दिया हुआ उपभोक्ता अधिकारों का समूह। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार प्राप्त करता है। यह अधिकार उपभोक्ता सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिनिधित्व, उपचार, शिक्षा आदि से संबंधित। 7वां उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए तथा उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। चौथा प्रश्न दिया उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा संवर्धन के लिए उपभोक्ता संगठन की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है हमारा उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। इनके द्वारा ये कार्य सभाएं आयोजित करके, सम्मेलन आदि आयोजित करके किया जाता है। इनके द्वारा उपभोक्ताओं को स्वयं सहायता करने की शिक्षा भी दी जाती है। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता हित से संबंधित समाचारों का प्रकाशन। ये संगठन पर उपभोक्ताओं की समस्या, कानूनी रिपोर्ट, राहत तथा उपभोक्ता हित में कार्यों के संबंध में पाक्षिक या अन्य प्रकार के प्रकाशनों का प्रकाशन करते हैं। तीसरा है विभिन्न वस्तुओं की जानकारी करके उनका निरीक्षण करना। संगठनों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों से संबंधित आवश्यक आंकड़ों की जानकारी एकत्र की जाती है। तत्पश्चात उनका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण से प्राप्त परिणामों से उपभोक्ता को परिचित कराया जाता है। चौथा, अनुचित व्यवहार के प्रति कार्रवाई के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करना। ये संगठन बेईमान शोषण करने वाले तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने वाले विक्रेताओं के प्रति कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं। 5वां, उपभोक्ता को कानूनी सहायता प्रदान करना। ये संगठन अपनी समस्या के उचित निदान के लिए उपभोक्ताओं को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। 6वां दिया हुआ उपभोक्ता के हित के लिए शिकायत दर्ज करना। उपभोक्ता संगठन ऐसे पीड़ित व्यक्तियों की ओर से भी शिकायत दर्ज करते हैं जो अपनी शिकायत को दर्ज कराने में खुद सक्षम नहीं है। इन संगठनों द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए ऐच्छिक शिकायत केंद्रों को भी संचालित किया जाता है। तो बच्चों देखिए, ये हमने आपको बताया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के असाइनमेंट शिक्षक के कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अध्ययन के बारे में। तो बच्चों, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना और ऑल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।